Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sahran Dalil and I am going to teach you software engineering concepts. First of all, have a recap. Requirement prioritization techniques you have learned in the last lecture in a route technique, Moscow technique, $100 technique and matrix based technique, that was QFD. So today basically we have content for the use case diagrams and the actors that are the elements of use case diagram. So what is it? First of all, you must know about the inception. You did not understand when you think these of the things. So अगर आप ये समझते हैं कि इंसेप्शन में ऐसे होता है, it means you have not understood the inception. Inception is basically it creates a vision and it creates a business objective. So inception phase के बारे में क्या है? It is more than a few weeks long for most projects. प्रोजेक्ट के लिए आप कुछ वीक्स लेके चलो इंसेप्शन फेज को, तो इट्स रॉन्ग. इंसेप्शन फेज इतनी लंबी नहीं होती. देयर इज एन अटेम्प्ट टू डिफाइन मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स. नो, आप सारी रिक्वायरमेंट्स या मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स नहीं डिफाइन करते. जितनी रिक्वायरमेंट्स आपकी हो सकती हैं, चाहे वो कम है, वो आप रिक्वायरमेंट्स इंसेप्शन फेज में आइडेंटिफाई करोगे. एस्टिमेट्स और प्लान्स आर एक्सपेक्टेड टू बी reliable. So you have estimated something, you estimated the risk, the cost, and you have made the plan for the project and you think or you are expecting that it is reliable. No, it is not. You define the architecture. आप पूरा architecture define कर सकते हो inception phase में? No. होता क्या है? This should be done iteratively in elaboration. Inception के बाद अगला phase है elaboration. वहाँ पर define होती है आपकी architectural diagram. There is no business case or vision artifact. No, vision और business case inception में define होंगे. The names of most of the use cases and actors were not identified. Wrong. Most of the use cases and actors are identified basically in inception phase, but rather they are defined in elaboration. All the use cases were written in detail. Wrong. None of the use cases were written in detail. Wrong. Because rather 10 to 20% जो है वो आपके डिटेल में रिटर्न राइट अप होंगे इंसेप्शन फेज में. उसके बाद जितने भी रह जाते हैं वो आपके डिफाइन होते हैं एलैबोरेशन में. उधर भी जो आपके रिक्वायर्ड होंगे वो आपके वहां पर डिफाइन होंगे एलैबोरेशन फेज में. ठीक है, तो ये आपके इंसेप्शन फेज में है. इंसेप्शन फेज आपकी इस तरह से सिंपल एक फेज है जिसमें स्टार्ट में सिर्फ एस्टिमेट आप लगाते हो और विजन आइडेंटिफाई करते हो. सो कौन कौन से जो है वो इंसेप्शन फेज के में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, मॉडल्स या आर्टिफैक्ट्स आपने यहाँ पे बनाने हैं. उसमें है आपके पास विजन और बिजनेस केस. यूज केस मॉडल डिस्क्राइब्स द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, सो यू हैव टू डिफाइन द यूज केस एंड 10% ऑफ देम आर आइडेंटिफाइड बेसिकली इन इंसेप्शन मॉडल. Supplementary specification describe non-functional requirement, look and feel and atmosphere. So there is another specification that is supplementary जिसमें non-functional requirement identify होती है. सो आज का हमारा टॉपिक उसमें ये है यूज केस. यूज केस मॉडल में क्या करते हैं हम? डिस्क्राइब्स द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग इंसेप्शन, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द यूज केसेस. इंसेप्शन फेज में आप यूज केसेस के नाम और उनको एनालाइज करो, शायद आप 10% कर सको. उसके बाद इलेबोरेशन फेज में ये मजीद रिफाइन होते हैं, बट क्योंकि ये बिगिन हो गया हमारा यूज केस का पोर्शन, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूज केस. So what is scenario? Scenario is a specific sequence of actions and interactions between actors and the system under discussion. It is also called a use case instance. So scenario basically वही बात है कि step by step आप कोई action perform करते जा रहे हो. अगर कोई एक्टर है वो सिस्टम के साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है और सिस्टम उसे रिस्पॉन्स देता है, अगेन एक्टर सिस्टम के साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है. सो बेसिकली ये सिनेरियो बन रहा है, सीक्वेंस से चल रहा है. ठीक है, तो इसको हम यूज केस इंस्टेंस भी कह सकते हैं. आइए अब इसको आगे डिस्कस भी करेंगे. यूज केस क्या होता है? ऑल यूज केसेस नीड अ नेम दैट स्टार्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग वर्ब. पहली बात, पहली कंडीशन है कि ये एक वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए यूज केस का नाम. अ यूज केस इज फैमिली ऑफ सिनेरियोज रिलेटेड टू वन गोल ऑफ वन यूजर. सो एक यूजर का कोई जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मीट करता है उस सिस्टम से, वो एक यूज केस इंस्टेंस होता है. ये जो अभी प्रीवियसली हमने आइडेंटिफाई किया है, इट यूज केस इंस्टेंस. सो ये क्या है कि अ यूज केस इज अ फैमिली ऑफ सिनेरियोज
सो एक सिनेरियो एक यूज केस इंस्टेंस होगा, फैमिली ऑफ सिनेरियोज मतलब फैमिली ऑफ बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, और फिर जब एक ऑब्जेक्टिव है तो उसे एक यूजर से आपने अटैच करना है या मैप करना है। इसी तरह डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो ऑब्वियसली यूजर भी डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, सेम यूजर के भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सिनेरियोज आर नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सो व्हाट आर सिनेरियोज एज वी हैव प्रीवियसली स्टडीड। सिनेरियो स्टेप बाय स्टेप कुछ आपके पास स्टेप्स हैं, परफॉर्म होते हैं जो कुछ ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए। नाउ यूज केस डायग्राम क्या होते हैं? डिस्क्रिप्शन डायग्राम है कि किस तरह से यूजर जो है वो इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, क्या गेन करते हैं उससे, और फिर द डिफरेंट टास्क दैट यूजर कैन परफॉर्म व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। तो जो टास्क यूजर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हुए परफॉर्म करता है वो सब यूज केस में डायग्राम में हमारे पास डिस्क्राइब हो जाते हैं। इसको हम थोड़ा इलेबोरेट अब करते जाते हैं। डायग्राम के कुछ एलिमेंट्स हैं वो सबसे पहले आपने अपने माइंड में रखने हैं। अगर आपके पास डायग्राम के अंदर एक्टर है तो वो उसकी ये इस तरह से नोटेशन होगी। एक्टर कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम के साथ, सो ये कम्युनिकेशन का सिंबल होगा। सिस्टम बेसिकली क्या होता है? सिस्टम आपके पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर वर्टिकल रेक्टेंगल के शेप का होगा जिसमें आपने सिस्टम को आइडेंटिफाई करना। ये आपके पास ओवल शेप में एक यूज केस इंस्टेंस है, इसमें यानी कि एक सिनेरियो होगा। फुल एक सिनेरियो कवर होता है किसमें? एक यूज केस के अंदर। उसके बाद अगर एक्टर रिलेशनशिप है ये इनहेरिट का, जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देखते हो कि आपके पास पर्सन है तो उसके बाद आपके पास स्टूडेंट और टीचर है अगर लेट्स सपोज, तो वो इनहेरिट करते हैं पर्सन की क्लास को। सिमिलरली यहाँ पर एक्टर रिलेशनशिप अगर है तो वहां पर आपने इनहेरिट यूज करना है। इसके अलावा अगर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं तो आप इस तरह से एक यहाँ पे लिख सकते हो, स्टिकी नोट शेप्ड है ये। उसके अलावा यूज केस के अंदर, यानी ये एक यूज केस है तो एक यूज केस का दूसरे यूज केस के साथ किस तरह का रिलेशन हो सकता है, इंक्लूड भी हो सकता है और एक्सटेंड भी। ठीक है, तो एक यूज केस का दूसरे यूज केस के साथ रिलेशन इंक्लूड का भी हो सकता है और एक्सटेंड का भी हो सकता है। ये अब आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे कि इंक्लूड क्या होता है और एक्सटेंड क्या होता है। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं कि एक्टर्स क्या है। एनीथिंग हैविंग बिहेवियर, कोई भी चीज जिसका सिस्टम से रिलेटेड कोई बिहेवियर शो होगा वो हमारे पास एक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सिस्टम यूज करते हैं, आप बेसिकली कुछ स्टेप्स परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल यू आर क्रिएटिंग एन अकाउंट, तो आप क्या करते हो? यूजर नेम एंटर करते हो, पासवर्ड एंटर करते हो, फिर अगेन पासवर्ड मैच करते हो। उसके बाद आपके पास में भी कैप्चा में जाता हो, उसको सॉल्व करते हो। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हो एंड लास्ट में आप अपना मे बी कोई ईमेल एड्रेस एंटर करते हो और उसके बाद साइन अप कर देते हो। ये कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस थे जो आपने परफॉर्म किए उस वेबसाइट को या सिस्टम को या एप्लीकेशन को यूज करते हुए। इसका मतलब है कि आप उस सिस्टम के लिहाज से फिलहाल एक एक्टर हो, आप उस सिस्टम को डायरेक्टली यूज कर रहे हो। ठीक है, सिस्टम से आप सर्विसेज गेन कर रहे हो, तो ये इस तरीके से आप प्राइमरी एक्टर हो। एक्टर्स की बेसिकली डिफरेंट किस्में एग्जाम है, प्राइमरी है, सपोर्टिंग है, ऑफ स्टेज है। सो जब आप डायरेक्टली सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं और जो सर्विसेज आपको सिस्टम दे रहे हैं उनको गेन कर रहे होते हैं तो आप प्राइमरी एक्टर होते हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्टर क्या है? प्राइमरी एक्टर हैज यूजर गोल्स फुलफिल्ड थ्रू यूजिंग अ सर्विसेज ऑफ सिस्टम अंडर डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, आप उसे यूज करते हैं, यू आर द प्राइमरी एक्टर फॉर व्हाट्सएप एप्लीकेशन। आप कोई गेम खेल रहे हैं, यू आर द प्राइमरी एक्टर फॉर द गेम एप्लीकेशन। Similarly, you are using any website, you are the primary actor because you are directly using the system. So, what is primary actor? Primary actor has user goals. Basically, primary actor has his goals fulfilled through using services of the system under design. तो जो सिस्टम अभी बनने वाला होता है उसके लिए हिसाब से, जब जो सिस्टम आपका बनने वाला होता है उसके हिसाब से आपने कुछ सर्विसेज बतानी होती है कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड होंगी हमारे यूजर्स को, जब एंड पे वो यूज करेंगे तो कौन कौन सी सर्विसेज गेन कर सकते हैं। तो वो आपके प्राइमरी एक्टर हैं, जिन्होंने एंड पे सिस्टम को यूज करना होता है, वो आपके प्राइमरी एक्टर्स होते हैं। तो इनको पहले ही आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है ताकि हम उनके गोल्स को देख सकें कि वो किस तरह से ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कैशियर,
फॉर एग्जाम्पल आप जब जैसे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में जाते हैं, जहां पर जैसे आप किसी मार्केट में गए हैं, वहां पर आपके जो आपके पास जो आइटम्स होते हैं आप परचेज करते हैं, उसके बाद आप कैशियर के पास जाते हैं। कैशियर 1 by 1 आइटम्स को टैग करके बारकोड रीडर से रीड करके उन आइटम्स की लिस्ट बनाता है और आपको रिसेप्ट दे देता है और आपसे अमाउंट ले लेता है, ठीक है। तो कैशियर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। नाउ यू आर द कस्टमर देयर इन द मार्केट, और आपने चीजें परचेज की हैं लेकिन आपने सिस्टम को यूज नहीं किया, सिस्टम को कैशियर यूज कर रहा है और आपकी जो आइटम्स हैं उनको ऐड करता जा रहा है। तो बेसिकली जो सिस्टम को यूज कर रहा है ही इज द प्राइमरी एक्टर, जिसके लिए वो सिस्टम बना है ताकि वो यूज करे, जिसके लिए वो सर्विसेज बनाई गई हैं ताकि वो यूज करे, ठीक है। तो इस तरह से कैशियर जो है आपके पास वो प्राइमरी एक्टर की एग्जांपल। क्यों आइडेंटिफाई करें प्राइमरी एक्टर को? टू आइडेंटिफाई यूजर गोल्स विच ड्राइव द यूज केस, ताकि यूजर गोल्स के बारे में पता लग सके कि इससे क्या ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट हो रहा है। उसके बाद आपके पास है सपोर्टिंग एक्टर। सपोर्टिंग एक्टर बेसिकली कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन नहीं होते, ये कोई सिस्टम हो सकता है, कोई सम अनदर सिस्टम, ठीक है। तो कोई और सिस्टम हो सकता है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। सो सपोर्टिंग एक्टर बेसिकली क्या है? प्रोवाइड अ सर्विस टू द सिस्टम अंडर डिजाइन। जो सिस्टम अंडर डिजाइन यानी कि जो सिस्टम आप बना रहे हैं उसको जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं वो अगर किसी सिस्टम से हो रही हैं तो वो सिस्टम सपोर्टिंग एक्टर होगा। द ऑटोमेटेड पेमेंट ऑथराइजेशन सर्विस इज एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप ऑटोमेटिक पेमेंट बना रहे हो तो उसकी ऑथराइजेशन के आप ही ये पेमेंट कर रहे हो, कुछ ऑथराइज आपके क्रेडेंशियल्स को मीट करवाना, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना, उस हिसाब से ये सपोर्टिंग एक्टर आपके पास आएगा। ऑफन अ कंप्यूटर सिस्टम, मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्टिंग एक्टर कोई कंप्यूटर सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर कैलकुलेटिंग समथिंग इन योर पोर्टल और यू आर कैलकुलेटिंग समथिंग ऑन अ वेबसाइट एंड दैट वेबसाइट इज बेसिकली यूजिंग कैलकुलेटर. So that website is using external calculator. It means that the calculator is a system that is providing the services to the website. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कैलकुलेटर अभी आपके पास सपोर्टिंग एक्टर है। सिमिलरली आप जब लोकेशन देख रहे हैं गूगल मैप पे या आप जो है वो बुकिंग कर रहे हैं राइड की, तो जब आप राइड की बुकिंग करते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप मैप पे अपनी लोकेशन और आप व्हीकल की लोकेशन देख सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसका मतलब है आप बेसिकली जीपीएस यूज कर रहे हैं। अब जीपीएस जो है आपके पास क्या है? सपोर्टिंग एक्टर है, बिकॉज एक्सटर्नल टू द सिस्टम अंडर डिजाइन दैट जीपीएस इज प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वो सपोर्टिंग एक्टर होता है। इसको क्यों आइडेंटिफाई करें? ताकि एक्सटर्नल इंटरफेसेस और प्रोटोकॉल्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, क्लैरिफाई किया जा सके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिस्टम भी होते हैं, बट कोई ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन भी हो सकता है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम एडमिन होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, और फिर जो पर्सन सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं डायरेक्टली, दे आर द प्राइमरी एक्टर्स। उसके बाद है ऑफ स्टेज एक्टर। ऑफ स्टेज एक्टर की सिंपल सी एग्जांपल है कि ऑफ स्टेज एक्टर सिर्फ उस यूज केस के बिहेवियर में इंटरेस्ट रखते हैं, वो ना तो प्राइमरी होते हैं ना सेकेंडरी और सपोर्टिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट टैक्स एजेंसी है, उनको मार्केट से ये सरोकार है कि एंड पे जब उनकी कोई रेवेन्यू जनरेट होता है तो दे शुड बी नोन कि किस तरह का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, हाउ मच प्रॉफिट दे आर अर्निंग फ्रॉम इट। सो दे ओनली हैव द इंटरेस्ट इन द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, neither they are using the system nor they are providing services to the system. They have no interaction with the system. They are not providing the information to the system, neither they are gaining some information or using that system. Rather वो क्या करते हैं? They only have interest in the behavior of the system or use case. So why we should identify the off-stage actors? Because we must know that what are the necessary interest that the off-stage actor possess, or they off-stage actor interest are sometimes it is like that they have some regulations, they have maybe some rules and regulations that must be followed by our system. They may have some protocols designed, right? So this is an example for off-stage actor. अब प्राइमरी एक्टर तो सिंपल प्राइमरी एक्टर्स हैं, सपोर्टिंग एक्टर को हम सेकेंडरी एक्टर्स भी कह सकते हैं, और ऑफ स्टेज एक्टर जो होते हैं वो हमारे पास टर्शरी एक्टर्स भी होते हैं, ठीक है।
तो ये सपोर्टिंग एक्टर का दूसरा नाम क्या हो गया, सेकेंडरी एक्टर। ऑफ स्टेज हम टर्शरी एक्टर्स को भी कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक यूज केस का दूसरे यूज केस के साथ रिलेशन, जो आपने इस स्लाइड में पढ़ा था कि एक यूज केस का दूसरे यूज केस के साथ रिलेशन क्या होता है, या इंक्लूड का होता है या एक्सटेंड का होता है। सो ये आपके पास इंक्लूड और एक्सटेंड का रिलेशन है। इंक्लूड क्या होता है, इंक्लूड इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट यूज केस fragments that are duplicated in multiple use cases. The included use cases cannot stand alone and the original use case is not complete without the included one. इससे मुराद ये है कि जब आपके पास एक यूज केस का दूसरे यूज के साथ इंक्लूड वाला रिलेशनशिप होता है, अब ये किस सूरत हाल में इंक्लूड वाला होगा, जब बहुत सारे यूज केसेस किसी एक यूज केस को यूज कर रहे हो, ठीक है। जब बहुत सारे यूज केसेस किसी एक यूज केस को कॉमनली यूज कर रहे हो तो उस यूज केस को आप इंक्लूड रिलेशनशिप में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा एक यूज केस, फॉर एग्जांपल ए यूज केस है, इसी तरह बी एक यूज केस है, तो ए यूज केस बी के ऊपर डिपेंडेंट है जब तक कि जब ए यूज केस एग्जीक्यूट होगा उसमें अगर बी यूज केस भी एग्जीक्यूट हो रहा है और बी यूज केस के एग्जीक्यूट हुए बगैर ए नहीं एग्जीक्यूट हो सकता, इसका मतलब है इनके बीच में इंक्लूड का रिलेशनशिप है, मींस ए इंक्लूड्स बी, ठीक है। तो ए के अंदर बी भी शामिल है, ठीक है। You may say कि B is a subset of A basically. So A is the main use case and B is the portion of the use case belonging to A. लेकिन जब A एग्जीक्यूट होगा तो B ने लाजमी एग्जीक्यूट होना है ताकि A वाला गोल अचीव हो सके, ठीक है। For example, the flow of events that occurs at the beginning of every ATM use case. When the user puts in their ATM card, enters their PIN and is shown the main menu would be a good candidate for include. For example, whenever you are using an ATM card rather for withdrawing the amount or you may crediting the amount or you may want your cash transfer or you need fast cash, जो भी आप सिनेरियो कर रहे हो सबसे पहले आपने क्या करना है, एटीएम कार्ड इंसर्ट करने के बाद पिन एंटर करनी है और मेन मेन्यू आपको शो होगा। सो ये जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन है ये हमेशा ही आपको शो होता है, चाहे आप कोई भी एटीएम के ऊपर काम कर रहे हो, हमेशा आपको पिन एंटर करना पड़ता है, हमेशा मेन मेन्यू आपको शो होता है। इसका मतलब है जितने भी यूज केसेस है दे बेसिकली इंक्लूड दे हैव इंक्लूड रिलेशनशिप विद दिस यूज केस, ठीक है, कि वो पिन एंटर करे और मेन मेन्यू एंटर हो। उसके बाद है एक्सटेंड। एक्सटेंड कब यूज होता है, ये कंडीशनली यूज होता है। फॉर एग्जांपल एक यूज केस है, किसी कंडीशन के ऊपर वो दूसरे यूज केस को ड्राइव कर सकता है तो उसके बीच में एक्सटेंड का रिलेशनशिप होगा। फॉर एग्जांपल इमेजिन विदड्रॉ कैश, आप कैश विदड्रॉ कर रहे हो, ये एक यूज केस है एटीएम का। आप देख लें कि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से, स्ट्रॉन्ग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, विदड्रॉ कैश। और विदड्रॉ कैश के बिहाइंड एक पूरा सिनेरियो है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं कि किस तरह से कैश विदड्रॉ किया जा सकता है। सो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी होना, उसके बिहाइंड एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी होना मस्ट है और फिर उसका नाम भी आपने वर्ब से स्टार्ट करना है, तब जाके ये एक यूज केस बनता है। सो विदड्रॉ कैश इज अ यूज केस ऑफ एन एटीएम मशीन। Assess fee would extend withdraw cash and describe the conditional extension point. हमेशा एक्सटेंशन पॉइंट होता है हमारे पास एक्सटेंड में, कोई एक्सटेंशन पॉइंट होगा जिसके बिहाफ एक यूज केस दूसरे यूज केस से एक्सटेंड हो रहा होगा। सो that is instantiated when the ATM user does not bank at the ATM's owning institution. Notice that the basic withdraw cash use case stands on its own without the extension. For example, a person might not be using some banking services but he is using the ATM, so maybe at that point if he is withdrawing the cash he can assess the fee, assess the amount. जब सिंपल अगर आप विड्रॉ कैश करते हो तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू असेस द फी, सो विदाउट एनी एक्सटेंशन द यूज केस सिंपली गोज। सो एक्सटेंड और इंक्लूड अगर आप इनके एरोस को देखें तो इसमें क्या है, B includes X, इसका मतलब है कि ये जो X वाला आपका यूज केस है, जब B एग्जीक्यूट होगा तो X बीच में एग्जीक्यूट लाजमी होगा।
अगर एक्स एग्जीक्यूट नहीं होता तो बी का गोल अचीव नहीं होता, ठीक है। तो ये इंक्लूड रिलेशनशिप है। सिमिलरली सी इंक्लूड एक्स, अब आप देखें ये मल्टीपल है इसलिए ये एक्स लगाया हुआ है। मैंने कहा था मल्टीपल अगर आपके पास यूज केसेस हैं जो एक यूज केस को यूज कर रहे हैं तो ये आपके पास इंक्लूड रिलेशनशिप में आएंगे। सिमिलरली यू कैन से दैट बेसिकली वाई एक्सटेंड सी, इसका मतलब है कि वाई एक ऐसा यूज केस है जो कि सी से एक्सटेंड होके बन रहा है। तो इसका एरो आप देखें मेन यूज केस की तरफ है, वाई एक्सटेंड्स सी, सी इंक्लूड्स एक्स। सो वाई एक्सटेंड्स सी से ये मुराद है कि एक ऐसा एक्सटेंशन पॉइंट होगा सी वाले यूज केस में जिसकी वजह से ये वाई वाला यूज केस क्रिएट हुआ है, ठीक है। सो आगे भी मैं आपको एक और एग्जांपल से बताऊंगी। ये अब यूज केस डायग्राम की एग्जांपल है। ये आप देखें अगर जो आपके सिस्टम को डिनोट कर रहा है, ये आपके सिस्टम का यहाँ पर नाम है। फिर उसमें ये सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं। एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन के लिए एक यूज केस इंस्टेंस बनाया, दूसरे सीक्वेंस ऑफ एक्शन के लिए आपने एक और यूज केस बनाया, तीसरे सीक्वेंस ऑफ एक्शंस के लिए आपने एक और यूज केस इंस्टेंस बनाया। इस तरह से आपने ये यूज केस इंस्टेंसेस ओवल शेप्ड नोटेशन में बनाते गए आप। उसके बाद आपके जो एक्टर्स हैं दे आर ऑन द लेफ्ट साइड. If they are on the left side, it means they are primary actors, and if they are on the right side, it means they are secondary or supporting actors. So cashier is basically processing the sale. Cashier is directly using the system, therefore cashier is the primary actor. System administrator is basically managing the security and managing the users or managing the cashiers. It means system administrator is also the primary actor of the system. Now अब देखें पेमेंट ऑथराइजेशन सर्विस है, तो ये पेमेंट ऑथराइजेशन सर्विस प्रोसेस सेल के वक्त भी हमें चाहिए होगी, प्रोसेस रेंटल के वक्त भी हमें चाहिए होगी। सो ये जो सर्विस है आपकी, ये सेकेंडरी एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर है, ठीक है। इस तरह से टैक्स कैलकुलेटर आपका सेकेंडरी एक्टर है, अकाउंटिंग सिस्टम आपका सेकेंडरी एक्टर है। इस तरह ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम आपका कैश इन के लिए आपके पास ये वाला secondary actor या supporting actor है. We have not mentioned the off stage actors in this use case diagram, so what we should include, these are primary actors, these are supporting actors, and this is your system having different use cases or use case instances, and you can say that a person is communicating with the system through this use case. So this is a communicating line, right? So this is how use case diagram is drawn. So you can say primary actors on the left, supporting actors on the right. So show it. This basically rectangle box is showing the computer system actors with an alternate notation to human actors. If it is a human actor, you may have this notation here. For a use case context diagram, limit the use case to user goal level use case. So use case context में आपने user का goal meet करना होता है, तो इस तरीके से ये आपके पास बन जाता है. सो अब आप जितने भी यूज केसेस देखें, आप देख सकते हैं कि इनका नाम हमेशा स्ट्रॉन्ग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तभी ये यूज केस है. अब इन यूज केसेस के ऊपर बेसिकली कुछ टेस्ट भी अप्लाई होते हैं. जो टेस्ट अप्लाई होते हैं वो आपके पास है, एक तो बॉस टेस्ट है. उससे मुराद ये है कि इसके बिहाइंड एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी होना चाहिए. ऐसे ना हो कि बॉस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाता है कि बॉस अपने क्लाइंट से पूछता है कि आपने दिन भर क्या किया, और उसके पास बताने के लिए कुछ ना हो, हालांकि ही इज इन द ऑफिस, ठीक है. तो इसी तरीके से बेशक ये यूज केस है लेकिन इसके पास शायद बताने को कुछ ना हो, तो ऐसे यूज केसेस डेवलप नहीं करने. देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी बिहाइंड वन यूज केस इंस्टेंस, और इसका नाम स्टार्ट होना चाहिए किसी वर्ब से. प्लस इसका ये एक टेस्ट है कि एक सिंगल क्लिक एलिमेंट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दूँ डिलीट, तो इट मीन्स ऑन अ सिंगल क्लिक यू आर गोइंग टू डिलीट समथिंग. अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐड, ऐड का क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ऐड वाला जब आप यूज केस बनाते हैं तो यू कैन से कि ऐड जो है वो वर्ब है स्ट्रॉन्ग, सो ये यूज केस बन सकता है. लेकिन अब आपने ये देखना है कि क्या वो यूज केस सिंगल स्टेप वाला तो नहीं है. जैसे मैंने आपको कहा डिलीट, डिलीट भी एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है लेकिन आप इसको नहीं यूज कर सकते. क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज अगर ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है तो जाहिर बात है सिंगल स्टेप प्रोसेस वाला यूज केस, सिंगल स्टेप पे जो परफॉर्म हो रहा है वो आपका यूज केस नहीं बन सकता. सो सिंगल क्लिक पे एक डिलीशन परफॉर्म हो रही है तो फिर ये यूज केस नहीं होगा. अब प्रोसेस सेल है तो प्रोसेस सेल एक स्टोरी है पूरी, इसके बिहाइंड क्या स्टोरी है मैं आपको बताती हूँ.
कस्टमर जब अपने कस्टमर जब बहुत सारे आइटम्स परचेज करके लेके आता है तो कैशियर इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। कैशियर उसके प्रोसेस सेल के अंदर उसके जो आइटम्स हैं उनको 1 बाय 1 बारकोड रीडर से टैग करता है। टैग करने के बाद उसके पास एक रिसेप्ट क्रिएट होने लग जाती है सॉफ्ट फॉर्म में, जिसमें आइटम्स की लिस्ट पड़ी होती है, आइटम्स के नाम होते हैं, आइटम्स की अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है। फिर इस तरह 1 बाय 1 जब वो बहुत सारे आइटम्स को ऐड करता जाता है तो एंड पे वो सेल को एंड कर देता है कि खत्म हो जाए सेल, यानी कि उसके सारे आइटम्स कवर कर लिए हैं। उसके बाद फुल रिसेप्ट क्रिएट होती है जिसमें अमाउंट लिखी होती है कि टोटल आइटम्स की इतनी अमाउंट है। सो कैशियर इज बेसिकली प्रोसेसिंग द सेल। एक सेल हो गई ना एक कस्टमर के लिए, इसका मतलब है ये प्रोसेस सेल किसने की है? कैशियर ने, बिकॉज ही इज इंटरेक्टिंग द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग द सेल। सो इसके बिहाइंड आपने देखा कि फुल एक स्टोरी है। अब इसके बिहाइंड और क्या होगा, आइटम्स कुछ इन्वेंट्री से कम हो गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा अकाउंट में जब कस्टमर ने अमाउंट पे कर दी है तो अमाउंट अकाउंट्स में एंटर होने के बाद अकाउंट्स अपडेट हो गया होगा कि अकाउंट्स में अमाउंट ज्यादा हो गई होगी, जबकि इन्वेंट्री में आइटम्स कम हो गए होंगे जो आपके वहां पर मार्केट में मौजूद है। इसका मतलब है ये फुल एक स्टोरी चल रही है। सो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स चल रहे हैं। इसको आप क्या कहते हो? प्रोसेस सेल, यानी कि एक यूज केस इंस्टेंस कहते हो, ठीक है। इसके अलावा असाइनमेंट मैनेजमेंट कि मैंने ये डायग्राम बनाई है। स्टूडेंट कैन अपलोड द असाइनमेंट, ये इंक्लूड और एक्सटेंड को बेसिकली डिफरेंशिएट करने के लिए। अपलोड द असाइनमेंट एंड टीचर कैन क्रिएट द असाइनमेंट, टीचर कैन क्रिएट द असाइनमेंट एंड सेट द टाइम एंड सो ऑन, एंड स्टूडेंट कैन अपलोड द असाइनमेंट. If you are going to upload the assignment, you always need to browse your computer to select the appropriate file to be uploaded. And what the teacher do? Teacher create the assignment and they also need to browse the folder or browse the computer and select the appropriate assignment to be uploaded for their students. सो इस तरह से स्टूडेंट और टीचर दोनों ही असाइनमेंट्स के हिसाब से ब्राउज करते हैं। सो ब्राउज को मैंने एक कॉमनली एक यूज केस बना दी है और दोनों के साथ इसका इंक्लूड का रिलेशनशिप है। जब टीचर क्रिएट असाइनमेंट करता है तो मे बी बाज औकात उसको कोई लिंक सेट करना पड़ता हो, कोई यूआरएल का लिंक देना पड़ता हो ताकि वो वहां पर जाकर उस असाइनमेंट की डिटेल्स या रिसर्च कर सकें। सो ये हमेशा नहीं होता, अक्सर सिर्फ असाइनमेंट जो है वो क्रिएट होती है और ब्राउज होती है। लेकिन बाज औकात ऐसे होता है कि असाइनमेंट क्रिएट करते वक्त लिंक भी सेट कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट उस लिंक से कोई रिसर्च या कोई सर्चिंग पर्पस के लिए वहां पे जा सके। सो ये वहां पर इस सिनेरियो में एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, लेकिन ब्राउजिंग हमेशा ही होगी। सो ये आपके पास है असाइनमेंट मैनेजमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ इसका टूल बनाने के लिए आपको चाहिए स्टार यूएमएल आप यूज कर सकते हैं, व्हाइट स्टार यूएमएल आप यूज कर सकते हैं, आप जो है वो विजियो यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट इस डायग्राम के लिए आप डिफरेंट टूल्स ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। सो डिफरेंट टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी दिस इज व्हाइट स्टार यूएमएल। So now this is the interface I have got to White Star UML and the default approach I have selected now. Okay. So this interface you may get, right? So you have use case diagrams over here. You can use the main diagram. Also you can, in Model Explorer, you can also go here and right click and you can add diagram and you can choose use case diagram. So there are different options. So once you have selected use case diagram, you may find certain tabs over here. You can say this is your system boundary, this is your use case and your actors and the communication line you may have, and you may choose an actor over the right side for secondary actors. So this is, if this is a use case, another use case, you may use include or extend,
right? So this is how UML works, and you can define your requirements in the form of use case. So what is use case? Basically requirements को define करने के लिए आपके पास एक डायग्राम है, इससे आपकी requirements आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि एक्टर्स के हिसाब से क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शंस हैं सिस्टम के साथ, तो उनको आप कैप्चर करते हो यूजिंग द वर्ड, वो आपके पास आ जाते हैं यूज केस. So this is your final use case diagram. Now you may ask the questions and queries. You can post that in the comments. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.